गुड मॉर्निंग, सभी का स्वागत है सीएल कैरियर एकेडमी में। आइए हम आज के करंट अफेयर्स के बारे में चर्चा करते हैं। बेहतरीन करंट अफेयर्स, परीक्षा में यही प्रश्न आ रहे हैं। आप परीक्षा के दौरान जितने भी एमटीएस वगैरह की परीक्षाएं हो रही हैं, आप देखेंगे इनमें से ही सारे प्रश्न आ रहे हैं। आपके जो स्टैटिक जीके के प्रश्न इससे बन रहे हैं वो प्रश्न आ रहे हैं, सीधे सीधे इसमें से प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो आप पढ़िए और नोट्स बनाइए। प्रति महीने का मैगजीन आप खुद बनाइए। चलिए आज के पहले प्रश्न से हम शुरुआत करते हैं, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो है नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? ये दुनिया का बहुत बड़े नेताओं में से एक है और दुनिया के बहुत सारे देशों ने इनको अपना सर्वोच्च सम्मान दिया है। नोबेल पुरस्कार विजेता है नेल्सन मंडेला। तो नेल्सन मंडेला दिवस कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 18 जुलाई को, जो कल मनाया गया था। याद रखेंगे, है ना, 18 जुलाई बेहद महत्वपूर्ण है। अब चलिए, ये तो एक प्रश्न हो गया कि नेल्सन मंडेला दिवस मनाया जाता है 18 जुलाई को। 18 जुलाई को क्यों मनाया जाता है? इनका जन्मदिन है 18 जुलाई 1918 को जन्म हुआ था, है ना। संयुक्त राष्ट्र यूएनजीए, संयुक्त राष्ट्र महासभा, संयुक्त राष्ट्र जनरल असेंबली ने, है ना, 18 जुलाई को इनके जन्म दिवस पर 18 जुलाई को नेल्सन मंडेला डे एनएमडी घोषित किया था, है ना। इसलिए घोषित किया था। ये दुनिया के नेता है नेल्सन मंडेला। जो है ये दुनिया में जो है जो दक्षिण अफ्रीका देश, अफ्रीका महाद्वीप दक्षिण अफ्रीका का पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति, दक्षिण अफ्रीका के पहले लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति। यह ध्यान रखेंगे, पहला लोकतांत्रिक रूप से चुने हुए राष्ट्रपति है, चुने हुए राष्ट्रपति बने थे नेल्सन मंडेला, है ना। अगर हम बात करें नेल्सन मंडेला की मृत्यु कब हुई, जहां ध्यान रखेंगे मंडेला की मृत्यु 95 वर्ष की उम्र में हुई थी। 2013 में इनकी मृत्यु हुई थी 95 वर्ष की उम्र में। ये आपको याद रखना है। ये मानवतावादी व्यक्ति रहे, ये वकील भी रहे हैं, है ना। ये एक जो है दुनिया में इन्होंने एक संदेश दिया, जेल में भी रहे, लेखक भी हैं। नेल्सन मंडेला, इनके जीवन पर बहुत सारी फिल्में बन चुकी हैं, बहुत सारी किताबें लिख चुके हैं, है ना। इनको जो है शांति के क्षेत्र में नेल्सन मंडेला को पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था इनको? शांति का, नोबेल शांति का पुरस्कार इनको कब दिया गया था? इनको दिया गया था शांति का नोबेल पुरस्कार नेल्सन मंडेला को कब दिया गया था? उन्नीस सौ 93 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था नेल्सन मंडेला को, 1993 में। तो ये एक बड़ा प्रश्न होगा, नोबेल शांति पुरस्कार, नोबेल शांति पुरस्कार इनको कब मिला था? 1993 में। ये आप खास तौर पर ध्यान रखेंगे। नोबेल शांति पुरस्कार इनको दिया गया था 1993 में। ये भूलना नहीं है, आप लोग याद रखेंगे। नेल्सन मंडेला दिवस की अगर हम बात करें तो नेल्सन मंडेला दिवस जो है, इस बार की थीम क्या है, विषय, नेल्सन मंडेला का दिवस का विषय क्या है? विषय, तो एक प्रश्न ये होगा, इसका विषय या थीम क्या है? तो थीम बड़ा ही शानदार तरीके से बनाया गया है। आराम से इसको बोलेगा, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन, इसको इधर लिख देते हैं, डू व्हाट यू कैन
है ना, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव, विथ व्हाट यू हैव, विथ व्हाट यू हैव। इसका एक पार्ट और है, वेयर यू आर, वेयर यू आर। तो ये आप जरूर याद रखिएगा, डू व्हाट यू कैन, डू व्हाट यू कैन विथ व्हाट यू हैव, वेयर यू आर, ये इसका विषय है नेल्सन मंडेला दिवस का, है ना। तो याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न होगा आपके परीक्षा के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने 2009 से यह दिवस शुरू किया। ये कब से शुरू हुआ है? यह दिवस मनाए जाने की शुरुआत 2009 से, 2009 से हुआ था। 2009 से इसकी शुरुआत हुई थी। 2014 में इनके लिए एक पुरस्कार भी शुरू किया गया था, है ना, नेल्सन मंडेला के नाम पर। 2014 में संयुक्त राष्ट्र महासभा ने मानवता के लिए अपनी जीवन समर्पित करने वालों की उपलब्धियों का सम्मान करने के लिए नेल्सन मंडेला पुरस्कार 2014 से शुरू किया गया था। तो पूरी जानकारी आप याद रखेंगे, नेल्सन मंडेला। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 सुपर 500 खिताब में महिला सिंगल्स का खिताब किसने जीता? तो महिला सिंगल्स का खिताब जीता है भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु ने। ध्यान रखेंगे, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 सुपर 500 खिताब महिला सिंगल्स में किसने जीता है? पीवी सिंधु ये जीत गई हैं। पीवी सिंधु ने सिंगापुर ओपन बैडमिंटन में, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आप इसको भूलेंगे नहीं, आप यह जरूर याद रखेंगे। इन्होंने किसको हराया? पीवी सिंधु ने किसे हराया? तो पीवी सिंधु ने हराया है चीन की वांग झी ई को, हराया वांग झी ई, ये चीन की खिलाड़ी है। ध्यान रखेंगे, पीवी सिंधु ने चीन की वांग झी ई को हराकर सिंगापुर बैडमिंटन ओपन 2022 का खिताब जीत लिया है। ये प्रश्न। उसके बाद पुरुषों में किसने जीता भाई? पुरुष में किसने जीता? इसी में सिंगापुर ओपन बैडमिंटन 2022 में सिंगापुर का ये जो खिताब है पुरुष एकल में जीता एंथनी सिनिसुका गिंटिंग। पुरुषों का खिताब जो जीता है पुरुष सिंगल्स, है ना, पुरुष सिंगल्स। तो ये जो है इनका नाम है एंथनी सिनिसुका गिंटिंग। एंथनी, इसमें ही नाम है, देखो, एंथनी सिनिसुका गिंटिंग, एंथनी सिनिसुका गिंटिंग, है ना, ये नाम लिखा हुआ है एंथनी गिनिसुका गिंटिंग। इन्होंने क्या जीता है? पुरुषों का सिंगल खिताब जीता है। और इन्होंने किसको हराया? इन्होंने नारोका कोडाई, ये जापान के हैं, तो इन्होंने जीता है पुरुष सिंगल्स का खिताब, हराया है नारोका कोडाई को। तो ये दोनों ध्यान रखिए, पीवी सिंधु ने वांग झी ई को हराया, तो ये महिला खिताब हो गया, ये हो गया महिला, है ना, इधर विजेताओं के नाम है महिला। और पीवी सिंधु ने वांग झी ई को हराया। पुरुषों में एंथनी सिनिसुका गिंटिंग ने नारोका कोडाई को हराया, ये जापान के हैं। कहां के हैं? जापान के हैं। तो इस तरीके से पहली बार ऐसा हुआ है, सिंगापुर बैडमिंटन ओपन पीवी सिंधु ने पहली बार जीता है। ये याद रखेंगे, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं। संघाई सहयोग संगठन, इसको होता है संगठन, होता है संगठन नहीं, संगठन, है ना, संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटक राजधानी किसे घोषित किया गया है? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट। ये बात याद रखेंगे, बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह बनाया गया है वाराणसी को। ध्यान रखें, संघाई SCO, संघाई सहयोग संगठन की पहली सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी किसे बनाया गया है? वाराणसी को बनाया गया है। ये परीक्षा में प्रश्न अवश्य आएगा, आप याद रखेंगे, परीक्षा में प्रश्न अवश्य आएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ये भारत की सांस्कृतिक परंपरा को बढ़ावा, और साथ ही देखो
संघाई सहयोग संगठन के बारे में जानते हैं। इसका जो है एक बहुत ही महत्वपूर्ण स्ट्रेटेजिक जो है यह संस्था है SSCO। इसके बारे में, ऑर्गेनाइजेशन के बारे में प्रश्न पूछा जाएगा, स्टैटिक जी का होगा। SSCO को बोलते हैं संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, हिंदी में बोला जाता है संघाई सहयोग संगठन। संघाई सहयोग संगठन, सहयोग संगठन, संगठन हो। संगठन है ना, ये होगा। अब देखो इसकी स्थापना 2001 में, 2001। इसका हेड ऑफिस कहां है? संघाई में। और संघाई कहां है? चीन में है। सदस्य देश कितने हैं? सदस्य देश है 8, है ना। पहले 6 थे, भारत पाकिस्तान कब शामिल हुए? भारत प्लस पाक, ये दोनों शामिल हुए 2017 में। इनके शामिल होने के बाद ये क्या हो गया? 8 हो गया। इसके अलावा कौन कौन इसमें है? सभी सदस्यों के नाम, सदस्यों के नाम मैं यहां लिख दे रहा हूं। चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तुर्किस्तान, किर्गिस्तान, है ना, ताजिकिस्तान, ये पहले से थे। चीन, रूस, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, है ना, किर्गिस्तान, और कितने हो गए? 6। भारत, पाकिस्तान। देखो एक और देश है तुर्कमेनिस्तान। इन 5 को देखो, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान। अगर आ जाए 3 में 5 में से कौन एक नहीं है? सबसे बड़ी चुनौती यही है ना। तो देखो उज्बेकिस्तान है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, ताजिकिस्तान है या तजाकिस्तान। जिसमें तुर्क आ जाए, तुर्की वाला तुर्क, ध्यान रखना कौन सा? जिसमें तुर्कमेनिस्तान, इनमें स्थान वाला है ना, एगो तो पाकिस्तान ही है। उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, तो तुर्क वाला नहीं होगा। तुर्कमेनिस्तान इसमें नहीं आएगा, यही याद रखना है आपको। बाकी 4 आ जाएंगे। तो 8 सदस्य देश हैं इसके। भारत पाकिस्तान 2017 में शामिल हुए। संघाई सहयोग संगठन, इसका मुख्यालय है संघाई, चीन में। तो बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप ध्यान रखेंगे। हर साल इन्हें ये एक सांस्कृतिक और पर्यटन राजधानी घोषित करते हैं। इस बार वाराणसी को घोषित किया गया है, ये याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 कब मनाया गया है? तो मनाया गया है 17 जुलाई इज द राइट आंसर। इसका उत्तर हो जाएगा 17 जुलाई को विश्व अंतर्राष्ट्रीय, देखो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 मनाया गया है। बेहद शानदार प्रश्न है। अब ये क्यों मनाया जाता है और कब से मनाया जाता है? क्यों और कब से यह मनाया जाता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 17 तारीख को मनाते हैं। यह दुनिया में आधुनिक न्यायालय प्रणालियों का स्थापना का स्मरण कराता है। यह दुनिया में आधुनिक न्यायालय प्रणालियों की स्थापना याद करवाता है। दुनिया में आधुनिक न्याय प्रणालियों को स्मरण करवाता है, स्मरण कराता है, ये याद रखेंगे। इसलिए भी यह मनाया जाता है। इसके अलावा इसके मनाए जाने का क्या कारण है? यह दिन मौलिक अधिकारों की वकालत और अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्याय को बढ़ावा देने के रोकने के लिए क्या है? केंद्रित है। तो इसलिए यह अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। अब अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस जो है कब से मनाया जा रहा है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस है ना, यह बहुत सारे पीड़ा यात्राओं के लिए मनाया जाता है ना। इसके लिए अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस के लिए आईसीसी ने काफी
और अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इन दोनों ने मिलकर काफी प्रयास किया था, है ना। 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम संविधि नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किया था, एक साथ आए थे। इसी स्थापना को अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रूप में जाना जाने लगा और 1 जुलाई 2002 को लागू हुआ। रोम संविधि पर हस्ताक्षर करने का जश्न मनाने के लिए विश्व अंतर्राष्ट्रीय, है ना, दिवस मनाया जाना लगा हर साल, जो है ना, 17 जुलाई को। तो याद रखेंगे, विश्व अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस 2022 17 जुलाई को प्रतिवर्ष मनाया जाता है। ये एक चीज, एक प्रश्न बनेगा जो अंतर्राष्ट्रीय चीजों से है। 17 जुलाई 1998 को, 17 जुलाई, ये जो संधि है याद कर लीजिए, विश्व इतिहास से प्रश्न आता है। 17 जुलाई 1998 को, 17 जुलाई 1998 को 120 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के, 120 देशों ने अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के, अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय के रोम समझौता नामक एक संधि पर हस्ताक्षर किया था। रोम समझौता नामक संधि पर हस्ताक्षर किए थे, संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसी की याद में मनाया जाता है प्रतिवर्ष 17 जुलाई को, क्या, अंतर्राष्ट्रीय न्याय दिवस मनाया जाता है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल ने वित्त वर्ष 2022-23 के लिए भारत का जीडीपी विकास दर का अनुमान कितने % लगाया है ना। तो इसका उत्तर हो जाएगा हमारे पास 7.3 बी, 7.3, है ना। जीडीपी अनुमान, भारत का ग्रोथ रेट भी कहते हैं इसको, भारत का वृद्धि दर क्रिसिल के द्वारा किया गया है। घरेलू रेटिंग एजेंसी क्रिसिल है और क्रिसिल के द्वारा यह बताया गया कि भारत का जो विकास दर है, जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 2022-23 वित्त वर्ष जो है इसमें बढ़ेगा 7.3% से। एक क्रिसिल जो है भारत में 1987 में स्थापित किया गया था, यह भी याद रखना है, किया गया था क्रिसिल। तो क्रिसिल ने अनुमान लगाया है। आप लोग विश्व बैंक का बताइए, विश्व बैंक ने कितना अनुमान लगाया है और आरबीआई ने भारत के ग्रोथ रेट का कितना अनुमान लगाया, आप कमेंट करके बताइए। भारत के किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को ब्रिटेन की संसद ने सम्मानित किया है? ब्रिटेन की संसद ने, है ना, किस पूर्व क्रिकेट कप्तान को सम्मानित किया है? तो इसका उत्तर हो जाएगा सौरव गांगुली। सौरव गांगुली इसका उत्तर होगा, सौरव गांगुली। सौरव गांगुली ब्रिटेन की संसद द्वारा सम्मानित हुए हैं। इनको सम्मानित 13 जुलाई को किया गया था, है ना, 13 जुलाई को। कब सम्मानित किया गया? 13 जुलाई को सम्मानित किया गया, सम्मानित किया गया। ऐसा क्यों किया गया? देखो, बिल्कुल 13 जुलाई 2002 को 20 साल पहले भारत ने इंग्लैंड से नेट वेस्ट सीरीज जीता था, है ना। इसी दिन 2002 में भारत ने नेट वेस्ट सीरीज जीता था, नेट वेस्ट सीरीज जीता था, है ना। तो इसको भी ध्यान में रखकर दिया गया है ये डेट को, 2002। उसमें सौरव गांगुली कप्तान थे। तो ब्रिटेन की संसद ने सौरव गांगुली को यह दिया। अब देखो, ब्रिटेन की संसद का नाम क्या है? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट, इसके 2 सदन हैं, इन दोनों का नाम याद रखिएगा, विश्व इतिहास से प्रश्न आते हैं। इसका जो पहला सदन है उसको बोलते हैं कॉमन सभा। कॉमन सभा ये निम्न सदन है, भारत के लोकसभा जैसे है, निम्न सदन, और इसको बोलते हैं पहला सदन। इसकी जो दूसरी सदन है उसको बोलते हैं लॉर्ड सभा। लॉर्ड्स सभा ये हमारे राज्यसभा के जैसे है, दूसरा सदन और उच्च सदन है। तो ब्रिटेन की पार्लियामेंट है, ये भी याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपसे परीक्षा में पूछा जाएगा। अब देखो, सौरव गांगुली बीसीसीआई के अध्यक्ष भी हैं और पिछले लगभग
2019 से बीसीसीआई के अध्यक्ष हैं। जापान ने अपने किस पूर्व प्रधानमंत्री को मरणोपरांत देश का सर्वोच्च सम्मान देने की घोषणा की है? अभी हाल ही में जापान के प्रधानमंत्री, पूर्व प्रधानमंत्री शिंजो आबे को गोली मारकर हत्या कर दी गई है। इसका उत्तर हो जाएगा ए, शिंजो आबे। एक कार्यक्रम में जो भाग ले रहे थे जिसके तहत उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। तो मरणोपरांत शिंजो आबे को, है ना, देश का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है। ये चौथे ऐसे प्रधानमंत्री हैं जो जापान के सर्वोच्च सम्मान इनको दिया गया है। और सर्वोच्च सम्मान का नाम क्या है? तो नाम है, जो सर्वोच्च सम्मान है, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेथेसम। द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर the collar of the supreme order of the chrysanthemum, the collar of the supreme order of the, थोड़ा सा नाम इसका बड़ा सा है, क्राइसेंथेमम, है ना, ये पुरस्कार का नाम है। तो कभी ये ना हो पुरस्कार पूछ ले, द कॉलर ऑफ द सुप्रीम ऑर्डर ऑफ द क्राइसेंथेमम, तो ये इस तरीके से याद रहेगा तो आप बता सकते हैं इनको दिया गया है। इनसे पहले 3 प्रधानमंत्री है जिनको ये दिया गया है ना, 3 प्रधानमंत्री हैं जिनको दिया गया है। ये इनको लेके चौथे प्रधानमंत्री है शिंजो आबे। इनके पहले शिगेरी योशिदा, देखो दिया गया है, ये तीनों का नाम यहां है। इनके पहले अभी तो लेटेस्ट हैं, शिगेरी योशिदा, इसाकू सातो, यासुहिरो नाकासोन, इन तीनों को भी दिया गया है और ये चौथे हैं। तो अब तक ये पुरस्कार सिर्फ 4 लोगों को, 4 प्रधानमंत्रियों को दिया गया है ना, ये चीजें हैं। तो शिंजो आबे याद रखेंगे, अभी इनको हाल ही में दिया गया है। कर्नाटक के बेंगलुरु में किसने राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है ना, कर्नाटक के बेंगलुरु में। अब देखो, अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, कल अभी लॉन्च किया गया था, है ना, कर्नाटक के बेंगलुरु, कल नहीं परसों लॉन्च किया गया था। तो राष्ट्रीय कृषि बाजार क्या है? ई नैम, है ना, ये कृषि बाजार है। इसको किसने लॉन्च किया? तो हमारे कृषि कल्याण मंत्री, है ना, जो भारत के कृषि मंत्री भी कहते हैं, किसान और कृषि कल्याण मंत्री जो बनाया गया है, या उसको बोलते हैं कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री, है ना, नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा ई नाम प्लेटफॉर्म लाजा किया गया। किसको क्या बोलते हैं? नेशनल, है ना, एग्रीकल्चरल मार्केट, NAM का पूरा नाम क्या है? N से हो जाएगा नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केट, राष्ट्रीय कृषि बाजार लॉन्च किया गया। कहां पर किया गया? देखो प्रश्न नहीं है, बेंगलुरु में किया गया है। और किस राज्य के? कर्नाटक के। तो कर्नाटक के बेंगलुरु में एक राष्ट्रीय कृषि बाजार ई नाम प्लेटफॉर्म लॉन्च किया गया, इलेक्ट्रॉनिक ऑनलाइन होगा, लॉन्च किया गया है। हमारे कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के द्वारा लॉन्च किया गया है ना। तो ये बात आप याद रखेंगे, अक्सर ऐसे प्रश्न खूब पूछे जाते रहते हैं, आप लोग याद रखिएगा। अब देखें, इस प्लेटफॉर्म पर कुल 1018 किसान उत्पादक संगठनों को 37 करोड़ रुपए से अधिक का इक्विटी अनुदान मिला है, जिसमें 3.5 लाख किसानों को मदद मिलेगी, है ना। तो ये अब इसके बारे में पढ़िएगा, शानदार प्रश्न है इसमें। कर्नाटक के बारे में, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कौन है? अगर हम कर्नाटक के बारे में बात करें, कर्नाटक के CM बसवराज बोम्मई, बसवराज बोम्मई है। कर्नाटक के गवर्नर कौन है? थावरचंद गहलोत। थावरचंद गहलोत क्या है? यहां के गवर्नर है। ये बात याद रखेंगे आप लोग। कर्नाटक के कुछ नेशनल पार्क का नाम मैं बता रहा हूं, आप लोग याद रखिएगा। नेशनल पार्क, तो कर्नाटक के नेशनल पार्क कौन कौन से होंगे? पहले आप लिखिए बांदीपुर नेशनल पार्क। ये नेशनल पार्क आजकल चर्चा में जरूर पूछा जाएगा।
क्यों चर्चा में है? एशिया का सबसे लंबा दांत वाला हाथी भोगेश्वर का निधन भी इसी में हुआ था। एशिया का सबसे लंबे दांत वाले हाथी भोगेश्वर का निधन बांदीपुर नेशनल पार्क, पनेरघट्टा नेशनल पार्क, है ना, अंशी नेशनल पार्क। कौन सा? अंशी नेशनल पार्क, अंशी नेशनल पार्क। कुद्रेमुख नेशनल पार्क, यहां पे लिख दे रहा हूं मैं, कुद्रेमुख नेशनल पार्क, है ना, कुद्रेमुख नेशनल पार्क। तो इस तरीके से यहाँ पे 4-5 नेशनल पार्क हैं जिसका आपको याद रखना है। ये कर्नाटक में, कभी भी पूछा जा सकता है कौन कहां है, तो इस तरह बातें जो है आप याद रखेंगे। भारतीय विज्ञान संस्थान बेंगलुरु में है, ये बात भी आपको याद रखना है। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने खेल पारिस्थितिकी को बढ़ाने के लिए किसके साथ साझेदारी की है? तो यह साझेदारी की है भारतीय एथलेटिक्स संघ। किसके द्वारा? भारतीय एथलेटिक्स संघ के द्वारा साझेदारी की है। किसने? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने। क्या करने के लिए? खेल पारिस्थितिकी को बढ़ाने के लिए भारतीय एथलेटिक्स संघ की महासंघ के द्वारा साझेदारी की है कि भारत में विभिन्न प्रकार के खेलों में क्या किया जाए? योगदान किया जाए। वैसे भी रिलायंस इंडस्ट्री ने, इनका एक आईपीएल में भी टीम है, क्या बोलते हैं? मुंबई इंडियंस। मुंबई इंडियंस नाम से इनका एक टीम है। तो खेल में अक्सर ये निवेश करते हैं और इन्होंने समझौता किया है भारतीय एथलेटिक्स महासंघ से कि खेलों पारिस्थितिकी को और खेल को बढ़ावा दिया जा सके। 2017 से रिलायंस फाउंडेशन ने रिलायंस फाउंडेशन यूथ स्पोर्ट्स प्रोग्राम के माध्यम से एथलेटिक्स में विकास में निवेश किया है, जो देश के 50 से अधिक जिलों में 5,500 से अधिक शैक्षणिक संस्थानों तक पहुंच रहा है। 2018 में रिलायंस फाउंडेशन ने ओडिशा रिलायंस फाउंडेशन एथलेटिक्स एचपीसी की स्थापना की थी, जो उड़ीसा सरकार के साथ साझेदारी में एक उच्च प्रदर्शन केंद्र है, जहां से कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता के साथ राष्ट्रीय रिकॉर्ड धारक बने हैं। भारतीय दल के 2020 टोक्यो ओलंपिक में शामिल हुए थे, जिसमें रिलायंस फाउंडेशन के फिजियोथेरेपिस्ट भी थे, शामिल थे, है ना, ये याद रखेंगे। अब थोड़ा रिलायंस के बारे में जानते हैं। रिलायंस की स्थापना कब हुई थी? रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड की स्थापना कब हुई थी? रिलायंस, अगर हम बात करें स्थापना की, 1973 में हुई। मुख्यालय इसका कहां है? मुख्यालय मुंबई, मुंबई महाराष्ट्र में है ना, ये याद रखेंगे, मुंबई महाराष्ट्र में। संस्थापक कौन है? संस्थापक हैं धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी, धीरूभाई अंबानी इसके संस्थापक हैं। उसके बाद रिलायंस इंडस्ट्रीज धीरूभाई अंबानी के दो लड़के दोनों में बट गया। अभी रिलायंस इंडस्ट्रीज में जो भागीदारी उनके बड़े बेटे मुकेश अंबानी के पास है, काफी तेजी से ग्रो किया है ना। और रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के मालिक मुकेश अंबानी हैं, जिनका 50.49% जो है हिस्सेदारी है। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज, यही रिलायंस इंडस्ट्रीज चलाती है जियो, जियो चलाती है, जो आजकल लगभग सभी के हाथों में आ चुका है। हाल ही में दिल्ली में आईआईटी दिल्ली द्वारा एक नए जनगणना कार्य केंद्र का अनावरण किया गया। इसका उद्घाटन किसने किया? है ना, आईआईटी दिल्ली द्वारा एक नए जनगणना कार्य केंद्र का उद्घाटन अनावरण किया गया है। अब जब इसका अनावरण किया तो इसका उद्घाटन किसने किया? उद्घाटन किया है डॉक्टर विवेक जोशी ने। आपसे पूछा जा सकता है कि नए जनगणना कार्य केंद्र का जो उद्घाटन कहां किया? आईआईटी दिल्ली के परिसर में किया गया है और इसका उद्घाटन किया डॉक्टर विवेक जोशी। अब ये डॉक्टर विवेक जोशी कौन है? भारत के जनगणना आयुक्त हैं। ये भारत के जनगणना आयुक्त हैं, भारत के जनगणना आयुक्त हैं। इनको महापंजीयन भी कहा जाता है। भारत के जो जनगणना आयुक्त होते हैं उनको महापंजीयन, महारजिस्ट्रार भी कहा जाता है ना। तो वर्तमान में है, इन्होंने ये उद्घाटन किया है ना। तो ये जनगणना संबंधित, अगर आज जनगणना शुरू होगा तो इन्हीं के नियंत्रण में होगा। पिछला जो जनगणना हुआ था वो हुआ था श्री मौली के नेतृत्व में, है ना, श्री मौली थे जनगणना आयुक्त। इस समय विवेक जोशी हैं भारत के जनगणना आयुक्त। ध्यान रखेंगे, भारत में पहली जनगणना 1872 में, भारत में पहली जनगणना, भारत में पहली, एक दो बात और जान लीजिए, पहली जनगणना जो है 1872 में मेयो के काल में, लॉर्ड मेयो
के काल में हुई थी। 2015 की जनगणना भारत की जो है कौन सी जनगणना है? 15वीं जनगणना। 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना। 15वीं जनगणना स्वतंत्र भारत की 15वीं जनगणना। और स्वतंत्र भारत की कौन सी है? स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना है। 7वीं जनगणना याद रखिएगा, स्वतंत्रता के बाद अब तक 7 जनगणना हुआ है, तो 2011 की जनगणना ओवरऑल तो 15वीं है, लेकिन स्वतंत्रता के बाद की 7वीं जनगणना है। ये बात याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है। नियमित रूप से जनगणना 1881 में रिपन के समय में शुरू हुई थी, तो जनगणना संबंधित बात याद रखेंगे। भारतीय ओलंपिक संघ ने यूके के बर्मिंघम में होने वाले राष्ट्रमंडल खेलों के लिए कितने सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की है? अब यह जो होगा 28 जुलाई से शुरू होगा और अगस्त तक होगा। तो यूके के बर्मिंघम में होगा राष्ट्रमंडल खेल। मैं कई दिनों से भी बता रहा हूं, राष्ट्रमंडल खेल 2022 कहां होंगे? यूके के बर्मिंघम में। राष्ट्रमंडल खेल जो होने वाले हैं उसमें कितने सदस्यीय भारतीय दल जा रहा है? एक 37 सदस्यीय भारतीय दल जो एक जाएगा, उसमें एक ग्रुप है, उसका नीरज चोपड़ा क्या करेंगे? वाई करेंगे। टोटल सभी खेलों से संबंधित जो टोटल लोग जाएंगे उसमें 322 लोग, 322 सदस्यीय भारतीय दल की घोषणा की गई है, यह बर्मिंघम में जाएगी, है ना। अब इसमें कुछ खिलाड़ी हैं और इसके साथ साथ कुछ जो हैं वैसे भी लोग हैं। 215 एथलीट, 107 अधिकारी और सहायक कर्मचारी। इसमें इनमें से 215 एथलीट हैं, मतलब एक खिलाड़ी ये भाग लेंगे 215, और बाकी 107 अधिकारी और सहायक कर्मचारी, अधिकारी और सहायक कर्मचारी हैं। सहायक कर्मचारी, तो ये कुल मिला जुलाकर कितने लोग? 322 लोग जाएंगे, इसकी घोषणा हो चुकी है। राष्ट्रमंडल खेल कब से शुरू होने वाला है? तो राष्ट्रमंडल खेल शुरू होने वाला है 28 जुलाई से 8 अगस्त तक, है ना। 15 टीम इंडिया 15 खेल विषयों के साथ साथ पैरा स्पोर्ट्स श्रेणी में 4 विषयों में प्रतिस्पर्धा करेगी। तो राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल ये 22वें नंबर का राष्ट्रमंडल है, 22वां राष्ट्रमंडल खेल, राष्ट्रमंडल खेल 2022 बर्मिंघम में होगा। और कब से होगा? 28 जुलाई से 8 अगस्त के बीच, 8 अगस्त तक यह होने वाला है। तो अभी मात्र 10 दिन में शुरू हो जाएगा राष्ट्रमंडल खेल। इसमें टोटल 322 लोगों की टीम जाएगी, 215 एथलीट खिलाड़ी हैं, और यह होने वाला है बर्मिंघम में। तो सारी बात याद रखिएगा। भारत में जो राष्ट्रमंडल खेल हुआ था वो 2010 में हुआ था, 19वां था। 19वां राष्ट्रमंडल खेल 2010 भारत दिल्ली में हुआ था। अगला प्रश्न देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने भुगतान प्रणाली, डिजिटल वित्तीय नवाचार और एंटी मनी लॉन्ड्रिंग से मुकाबला करने में सहयोग के लिए किस बैंक के साथ समझौता किया है ना। तो ध्यान रखेंगे, यह किया है बैंक ऑफ इंडोनेशिया। किसने किया? भारतीय रिजर्व बैंक ने। क्या क्या करने के लिए? भुगतान प्रणाली में सुधार करने के लिए, डिजिटल वित्तीय नवाचार को लाने के लिए, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग, है ना, जिसे पैसों का गबन न किया जा सके, इस सब का मुकाबला करने में सहयोग के लिए किस बैंक? तो इंडोनेशिया की जो है ना केंद्रीय बैंक, बैंक ऑफ इंडोनेशिया से क्या किया है? इन्होंने एक समझौता किया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है ना। समझौता किया है कि इन सब चीजों से क्या किया जाए? रोका जा सके, कि एमएयू पर भी क्या किया है? सिग्नेचर किया है। अब आरबीआई के गवर्नर कौन है और इंडोनेशियाई बैंक के डिप्टी गवर्नर कौन है? इन लोगों ने मिलकर किया है। तो आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास से तो सबको पता होगा। आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास, और बैंक ऑफ इंडोनेशिया, है ना, बीआई, बैंक ऑफ इंडोनेशिया के गवर्नर है पेरी वारजियो।
प्लस बैंक ऑफ इंडोनेशिया, इंडोनेशिया गवर्नर, है ना, गवर्नर ये है पेरी वारजियो, है ना। इन लोगों ने क्या किया है, एक एमओयू पर समझौता और सिग्नेचर किया है। तो ये याद रखेंगे। आरबीआई के बारे में देखिए, आरबीआई का मुख्यालय कहां है, मुंबई में है आरबीआई का मुख्यालय। आरबीआई की स्थापना, आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था और इसी दिन से अपना कार्य भी शुरू कर दिया था। आरबीआई एक्ट 1934 के तहत इसकी स्थापना हुई, है ना। मुख्यालय जो है वो है मुंबई में है। इसके पहले गवर्नर कौन थे, पहले गवर्नर, तो पहले गवर्नर थे सर ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ, ऑसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर, पहले भारतीय गवर्नर कौन होंगे, कौन थे, होंगे नहीं, ये थे सीडी देशमुख, सीडी देशमुख। और एक और प्रश्न बन जाएगा, जब देश आजाद हुआ था आरबीआई के गवर्नर कौन थे, तो देश की आजादी के समय आरबीआई के गवर्नर थे, वो उनका नाम है सीडी देशमुख, यही थे, है ना। तो ये बात याद रखिएगा, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। अभी वर्तमान में शक्तिकांत दास, है ना, आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। हाल ही में किसने कोलकाता में हुगली नदी में चौथा P-17A स्टील फ्रिगेट टूनागिरी या दूनागिरी लॉन्च किया है। यह एक विमान वाहक पोत है, क्या है, यह विमान वाहक पोत है। दूनागिरी क्या है, विमान वाहक पोत, विमान वाहक पोत। कहां कमीशन किया गया है, कोलकाता का हुगली नदी में। ये चौथा नंबर का है, 3 हो चुका है। चौथे नंबर का है हुगली नदी में किया गया, ये याद रखेंगे। इनका प्रश्न है हुगली नदी को लेकर पूछा जाए। हुगली जो है गंगा की ही एक फूटी हुई धारा है, इसको हम दूसरी गंगा कह सकते हैं, है ना। और ये बंगाल में बहती हुई कहां गिर जाती है, तो ये गिर जाती है गंगा सागर अर्थात बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा राजनाथ सिंह। राजनाथ सिंह इज राइट आंसर, है ना। इसको किसने लॉन्च किया है, राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया है। ये विमान वाहक पोत है जिसका नाम है दूनागिरी, कोलकाता के हुगली नदी में कमीशन किया गया। ये चौथा था P-17A स्टील फ्रिगेट। तो ये बात को याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। चलिए अगले प्रश्न को देखिए। हरेला त्योहार किस राज्य में मनाया जाने वाला एक लोकप्रिय हिंदू त्योहार है, हरेला। तो हरेला त्योहार मनाया जाता है, ये सावन का महीना है ना, तो सावन के महीने के आधार पर मनाया जाता है। इस तरीके के प्रश्न परीक्षाओं में खूब पूछे जाते हैं, त्योहार, जनजातियां, ये सब जो है, तो सावन के महीने में मनाया जाता है। ये उत्तराखंड के लिए है, उत्तराखंड इज द राइट आंसर। उत्तराखंड में मनाया जाता है क्या, हरेला त्योहार। सावन का जो महीना है 1 महीने तक चल रहा है और लोग बहुत सारे जो है यात्राएं कर रहे हैं इस तरीके का, है ना। तो उत्तराखंड में हरेला त्योहार मनाया जा रहा है। हरे रंग का दिन, हरेला का मतलब होता है हरे रंग का दिन। भगवान शिव और देवी पार्वती की पूजा के लिए श्रावण मास के महीने में मनाया जाता है। हरियाली, शांति, समृद्धि और पर्यावरण संरक्षण के प्रतीक के रूप में हरेला मतलब होता है हरे रंग का दिन। हरेला, हरे रंग का दिन, हरेला का मतलब होता है इसमें शिव पार्वती की पूजा अर्चना पूरे महीने की जाती है, पूजा अर्चना की जाती है ना। और यह हरेला त्योहार यह माना जाता है कि पूरा यह किसका प्रतीक माना जाता है, हरियाली, शांति, समृद्धि। यह हरियाली, शांति, समृद्धि, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक, पर्यावरण संरक्षण का प्रतीक माना जाता है, प्रतीक माना
जाता है और यह प्रति वर्ष मनाया जाता है श्रावण पक्ष के महीने में। ये बात याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। हरेला त्योहार का ही पूछा जाता है, बिहू है, हरेला है, ओणम है, बहुत सारे बड़े बड़े त्योहार है जो पूछा जाते हैं। ओणम कहां मनाया जाता है आप लोग बताइए, बड़ा ही आसान सा प्रश्न है। चलिए अगला प्रश्न, हाल ही में कौन 41वें बिला डी बेनास इंटरनेशनल शतरंज ओपन में विजेता बने हैं? कौन इस शतरंज टूर्नामेंट को जीत लिया है? तो इसको जीता है अरविंद चिदम्बरम ने। किसने जीता है? देखो 41वें नंबर का बिला डी बेनास के इंटरनेशनल शतरंज ओपन 2022, इसको जीता है चिदम्बरम, अरविंद चिदम्बरम के द्वारा यह जीता गया है। बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है। उन्होंने टाई ब्रेक के स्कोर के आधार पर आर्मेनिया के रॉबर्ट वानिस्यान और हमवतन रौनक साधवानी को हराया। साधवानी आर्मेनियाई के बाद तीसरे स्थान पर है। चिदम्बरम पूर्व राष्ट्रीय चैंपियन भी हैं, इन्होंने यह जीत लिया है। यह 17 वर्ष के हैं। कितने वर्ष के हैं? सिर्फ 17 वर्ष के हैं और इन्होंने यह टूर्नामेंट जीता है। और इन्होंने किसको हराया? जिसको हराया उसका भी नाम लिख लीजिए, आर्मेनिया के रॉबर्ट वानिस्यान। आर्मेनिया के रोवन हॉर्मिनस्यान, नाम बड़ा कठिन सा होता है इन सबों के। रॉबर्ट वानिस्यान। वो हराया, हराया मतलब ट्राई बेकर हुआ, जिनसे इनका नंबर ज्यादा हो गया, है ना। तो इस तरीके से ये चिदम्बरम भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। ये एक प्रश्न लिखेंगे, भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर। ये बहुत करंट में है, मैं पढ़ा भी चुका हूं, बता भी चुका हूं और कई बार ये बता चुका हूं। ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? राहुल श्रीवास्तव। राहुल श्रीवास्तव, ये याद रखेंगे, सबसे लेटेस्ट है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव हैं। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बने थे? तो सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर डी गुकेश। सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर, सबसे कम उम्र के ग्रैंड मास्टर कौन बना था? डी गुकेश बने थे, है ना। तो ये याद रखेंगे, बेहद महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप लोगों को इसी तरीके से याद रखना है। भारत के 74वें ग्रैंड मास्टर राहुल श्रीवास्तव। तो चलिए आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलेंगे। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।